हाँ देखिए, बिहार दरोगा से संबंधित जो एग्जाम हुआ था 29 नवंबर 2020 को ये पेपर हुए थे। डेट आपके सामने आप देख सकते हैं। इस प्रीवियस पेपर को हम लोग जो मुख्य परीक्षा दरोगा में आया है थोड़ा सा आपके सामने सॉल्व करेंगे और संबंधित एरिया की जानकारी भी देंगे। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जिसके हाथ में भी ये पेपर मिला होगा वो लड़का काफ़ी खुश होगा। ABCD सेट करके आता है, बहुत खुश हुआ होगा कि देखिए कितना आसान सवाल है, मैं तो दरोगा बन ही जाऊंगा। एक अच्छी बात है, किसी भी विद्यार्थी को प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान इतना आसान सवाल जब मिले तो प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहता हूँ इस व्याख्या के अंतर्गत कि अगर टफ भी मिले तो घबराए नहीं, उसको छोड़कर आगे बढ़ जाए। तो शायद आपको पता होगा कि 8 मार्च 1975 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की बैठक हुई। मान लीजिए यहाँ तो डेट दे दिया है कि 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन अगर ये कह दे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर महिलाओं के लिए पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम ध्यान में रखेंगे कि 1975 में इसकी बैठक की गई थी। आगे दिया है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। अब ध्यान रखेंगे, लाला हरदयाल भी थे, ये सब कोई जानता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना की चित्तरंजन दास थे। ये स्वराज पार्टी की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने INA की स्थापना किया था। तब बच गए कौन? भगत सिंह। इनकेस अगर आपको याद नहीं हो एग्जैक्ट उत्तर तो इस व्याख्या से, इस क्वेश्चन से आसानी से समझ सकते हैं कि लाला हरदयाल की जब बात आ जाए तो गद्दर पार्टी, चित्तरंजन दास तो स्वराज पार्टी और सुभाष चंद्र बोस तो INA की स्थापना किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो बच गए भगत सिंह है ना जी। तो इसमें गलत होने की बात क्या है? और ऐसे भी उन्होंने नौजवान थे और नौजवान आज भी भगत सिंह को सपोर्ट करते हैं, उनके मूँछों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका उत्तर ये कंफर्म सही होना चाहिए। आगे देखेंगे आप कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुनिए। तो जैसे यहाँ दिया है राष्ट्रपति, ठीक है, इसी ढंग से उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ देखिए कैबिनेट मंत्री जब आ गया है तो उत्तर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। कारण क्या है कि कैबिनेट रैंक के जो मंत्री का दर्जा होता है वह आपके जो राज्य के राज्यपाल होते हैं या उपराष्ट्रपति होता है उससे ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ये 6ठे रैंक पर आते हैं। तो ये भी आपको उत्तर नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में अब देखेंगे तीसरा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो हाँ ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आ गया है, प्रधानमंत्री है, राज्यों के राज्यपाल है, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति है। तो ये ज्यादा सही। यहाँ से थोड़ा सा देख सकते थे हम भी चलता कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मान लीजिए चलता, लेकिन राज्य के राज्यपाल जब इधर दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। इसी ढंग से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दे दिया। 1 मिनट के लिए अगर इसको मान लेते हैं तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश 6ठे क्रम में जाते हैं, उपराष्ट्रपति पहले आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ आते कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है तो ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। तो ये कंफर्म सही होगा, इसलिए C मारेंगे हम लोग। अब रहा यहाँ की कवक कोशिका। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो आपको शायद पता होगा कि जितने भी फंगी होते हैं उनकी कोशिकाएं काइटिन की बनी होती है। काइटिन की, फंगी की कोशिका काइटिन की बनी होती है। आगे देखेंगे ये मैथ का एक सवाल है, ये मैथ वाले लोग अपना व्याख्या देगा। ऐसे हम लोग इसका उत्तर आपको बता सकते हैं कि 10 होगा, क्योंकि एक समबाहु द्विभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। लेकिन ये मैथ वाले लोग डिटेल करेंगे, हम लोग GK GS वाले हैं। आगे वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है।
तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ की आबादी आज के डेट में है। यानी कि 2011 के जनगणना के बाद कोई जनगणना आया अभी नहीं है, आ जाएगा तो फिर हम लोग इसको बदल देंगे, ऐसे अभी भी वही होना चाहिए। आगे है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर अलग अलग युग देगा, जैसे पुरा पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। पॉलिशदार यानी कोई भी प्राचीन कालीन उपकरण जिसको पॉलिश लगाकर और सुंदर बनाया गया हो, ये इसमें चुनना है। तो पुरा पाषाण युग में तो खुरदरे औजार थे, अपरिष्कृत थे, यानी औजार भी साफ सुथरा नहीं थे। ये पुरा पाषाण में ही पुरा पाषाण कह रहा है, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक के, ये भी अति प्राचीन हुआ, संभव नहीं है। मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक जो 10,000 से 6,000 तक था, कुछ हद तक उपकरण अच्छे बनने लगे थे, लेकिन पॉलिश करने का कोई प्रमाण नहीं आया है। तो सबसे नया युग है आपका नियोलिथिक, नवपाषाण काल ये होगा। यानी इस प्रश्न में आप देखिए इस श्रृंखला में फर्स्ट रो में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न यहाँ से गलत होगा। आगे है राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक और चीज कहेंगे, बच्चे जनरली इसको ध्यान में नहीं रखते, ये सत्य नहीं है। यानी राज्य विधान परिषद के संबंध में कौन सा गलत है ये चयन करना है। तो हम यहाँ आते हैं कि महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधान मंडल है। अब ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के बारे में यदि हम जानने का प्रयास करें तो शायद यहाँ अभी महाराष्ट्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था है और तेलंगाना में स्थापित करने की बात भी जो की गई थी कर दिया गया है। तो जब दोनों में है ही तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आपका विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्य संख्या की 1/3 होती है। बिल्कुल सही है कि हमारे संविधान में ही मेंशन ऑलरेडी है और बिहार में इसकी संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में ये संख्या लगभग 100 के आसपास है। ठीक इसी ढंग से महाराष्ट्र में इसकी संख्या 75 है। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद था, समाप्त कर दिया गया है। यहाँ लिखा गया है कि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होना चाहिए। ध्यान रखेंगे यहाँ पर विधानसभा के लिए कहा गया है कि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होना चाहिए। विधान परिषद के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ 40 नहीं देकर 60 दिया है, यानी ये कन्फर्म गलत हो गया। जब एक गलत हो गया तो बाकी कोई क्रम है नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। हम आगे देखते तब है जब थोड़ा भी संदेह आता हो। आगे आपका देखिए कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। यहाँ दिया गया है कि राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक उनका होता है 1674 को। आगे है कि सूरज की पहली लूटमार, तो ध्यान रखिएगा लूटमार तो बहुत दिनों से वो ऑलरेडी कर रहे थे। ठीक इसी ढंग से कर्नाटक पर आक्रमण, तो ये किए थे 1679 के आसपास। आगे है पुरंदर दुर्ग पर विजय, तो पुरंदर दुर्ग पर विजय ऑलरेडी राज्याभिषेक के पहले किए थे। तो इस क्रम में यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पर उत्तर उभर कर आता है कि सबसे पहले वो सूरजगढ़ पर आक्रमण किए थे, तत्पश्चात उन्होंने पुरंदर दुर्ग पर आक्रमण। तो ये घटना जो सूरज पर है उनका करीबन 1645 के आसपास है। ये पुरंदर दुर्ग 1665 के आसपास है और उसके बाद 1674 में राज्याभिषेक हुआ और 1679 के आसपास जो है आपका ये कर्नाटक पर आक्रमण हुआ। तो ये देखिए 2, 4, 1, 3 जो है इसका क्रम सही हो जाएगा। आगे फिर आपको ये मैथ का सवाल है जो मैथ वाले आपको डिटेल कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? यहाँ दिया गया है जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन और आरंभक तथा जैरीमैंडरिंग। ध्यान रखने की बात है यहाँ पर कि ये जनमत संग्रह जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आता है कि देख लिया जाए कि जनता उनके सपोर्ट में है कि नहीं।
प्रत्यावर्तन में भी देखा जाता है, आरंभक में भी देखा जाता है, लेकिन जेरी मैडरिंग एक नया शब्द डाला है जो इस लोकतंत्र से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये आपके जनरली सामान्य स्थितियों में देखने को मिलता है, इसमें आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलता। तो गलत यही है और इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। आगे थोड़ा सा लग रहा है कि रीजनिंग का सवाल है कि एक महिला के तरफ इशारा करते हुए वियज ने कहा वह मेरे ससुर की पत्नी की एकलौती पुत्री है, तो उस महिला का वियज से क्या रिश्ता है। यह सिंपल ब्लड रिलेशन से संबंधित आपका क्वेश्चन है और आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। हालांकि रीजनिंग के हम लोग प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, मेरे ससुर की पत्नी की एकलौती पुत्री, यानी मेरे ससुर की पत्नी यानी मेरी सास की एकलौती पुत्री, यानी अपने ही सास की पुत्री, तो पत्नी है ना बचेगी जी। कितना सिंपल सा है। तो इसको बिना मेहनत के भी बनाया जा सकता है, ऐसे अभ्यास कर लेंगे। रीजनिंग वर्बल आता है, इसमें यही शो कर रहा है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। ध्यान रखेंगे, उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा, तो निश्चित ही पश्चिमी विक्षोभ उत्तर हो सकता है, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जो है हवाएं चलती है। उत्तरी पूर्वी मानसून इसलिए नहीं होगा क्योंकि मार्च अप्रैल के महीने में होता है और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र से आकर केरल वगैरह के तट में यह वर्षा करती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपके 4 से 5 जून के पास आता है और यह संपूर्ण भारत में वर्षा करती है, तो शीतकालीन नहीं होगा। आगे बंगाल की खाड़ी में अवनमन, बंगाल की खाड़ी में अवनमन होगा तो बिहार में होगा, बंगाल में वर्षा होगी, यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नहीं होगा। तो उत्तर पश्चिमी यानी पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में वर्षा का कारण एकमात्र है भूमध्य सागरीय विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ही हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग आएंगे इस टॉपिक की ओर और ये क्वेश्चन एरिया हम देखेंगे कि किस तरीके से ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, ये मैथ का सवाल है, इसलिए इसको मैथ वाले सॉल्व करेंगे। 15 नंबर सवाल भी जो है आपका मैथ से संबंधित है, सॉल्व करेंगे। लेकिन 16 नंबर पर हम लोग थोड़ा सा आते हैं, क्या स्थिति है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। पवनों का विक्षेपण, ध्यान रखेंगे कि पवन जो है इस दिशा से उस दिशा की ओर जब घूमते हैं तो निश्चित ही रूप से ये प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी में अगर गति नहीं होती, घूर्णन गति, तो पवनों का विक्षेपण भी नहीं होता। आपको शायद पता होगा कि 3 रेगुलर विंड जो है वो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव ही है। जैसे आपका पोलर विंड हुआ या फिर वेस्टर्न विंड हुआ या फिर ट्रेड विंड हुआ। विषुवतरेखीय क्षेत्रों में आपको जनरली ट्रेड विंड जो है बहता है। ठीक इसी ढंग से कर्क मकर रेखा से चलने वाली उपध्रुवीय क्षेत्र में जो हवाएं हैं उसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न विंड, यानी पश्चिमी हवा, पछुआ हवा। और ध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलने वाली जो हवा है उसको हम लोग पोलर विंड कहते हैं, यानी ध्रुवीय पवन कहते हैं। तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है। दूसरा है कैरियोलिस बल की उत्पत्ति। जी बिल्कुल, ये भी सही है, क्योंकि विषुवत रेखा से जो हवाएं ऊपर उठती है जिसको जेट वायु धारा हम कहते हैं, वह भी आपके पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही। उत्तरी गोलार्ध में आप देखे होंगे फेराल महोदय थे, उन्होंने कहा कि वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, यानी बाएं मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिने मुड़ जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको जेट वायु धारा क्लॉकवाइज हो जाती है और उत्तरी गोलार्ध में जेट वायु धारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, और ये करीबन विषुवत रेखा से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। तो ये भी आपका कारण है। और आगे रात है दिन रात का बनना। बिल्कुल, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो दिन रात नहीं होता। आगे रहा ऋतु परिवर्तन, तो ध्यान रखेंगे इसको घूर्णन से लेना देना नहीं है, ये परिक्रमण से लेना देना है। कई बार पृथ्वी जो है सूर्य से उत्तरी दिशा में चली जाती है तो सूर्य दक्षिण में चला जाता है, और इस तरीके से दक्षिण में उसके प्रभाव दिखते हैं।
आगे देखेंगे आप आपातकाल की, तो इसमें उत्तर होगा ऋतु परिवर्तन, ये घूर्णन से नहीं होकर परिक्रमण से होता है, यानी ये गलत है। आगे है आपातकाल की उद्घोषणा। ध्यान रखेंगे आपातकाल की उद्घोषणा तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार निलंबित हो जाते हैं। यहाँ सवाल देखिए क्या कर रहे हैं कि आपातकाल की जैसे ही घोषणा हो, यानी 352, तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार छोड़ दिया जाता है, अन्य सभी मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का प्राण नहीं लिया जा सकता, तो ये ढंग से आपका 21 है, इसको छोड़ दिया जाता है। और 20 रहा, ये गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है संरक्षण देता है, तो ये ध्यान रखेंगे ये अधिकार आपको निलंबित हो जाता है, गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे 21 ठीक है, 22 से आपका अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, मैं गलत हूँ, 20 से अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, 21 से प्राण एवं दैहिक सुरक्षा, 22 से गिरफ्तारी के विरुद्ध से संरक्षण, और 19 से स्वतंत्रता का अधिकार, और 15 है आपका धर्म मूल वंश जाति पर अंतर नहीं होगा, और 16 है सार्वजनिक नियोजन में समता का अधिकार। तो ध्यान रखेंगे ये 15 भी खत्म हो जाता है, 16 भी, 19 तो पूरा खत्म हो जाता है, 20 भी आपका जो है अपराध के लिए दोष संरक्षण लगभग खत्म हो जाता है। एक केवल 20 और 21 और 22 जो है सुरक्षित बच जाता है। तो ध्यान देंगे आपका उत्तर होना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा एक बार और नीचे आते हैं, मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ कि क्या होगा। आपातकाल की उद्घोषणा तब, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाता है। इससे समझिए, न्यायपालिका छोड़िए थोड़ा सा। तो यहाँ देखेंगे हम कि 20 जो है आपका ये निलंबित नहीं होता, 21 नहीं होता, क्योंकि किसी को मार पीट के जो है हम आपको ये नहीं कर सकते। लेकिन 22 इसलिए निलंबित हो जाएगा कि आपको ये घटना याद आया है हमको कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लागू किया था, तो बड़े पैमाने पर नेताओं को गिरफ्तार किया था, जिसमें नीतीश कुमार थे, लालू प्रसाद यादव थे, जयप्रकाश नारायण थे, बहुत से नेता गिरफ्तारी की परमिशन मिल जाता। हम बस किसी को अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं कर सकते आप, और दूसरा कि प्राण नहीं ले सकते, बाकी सभी के सभी निलंबित हो जाते हैं। उत्तर ए होगा। आगे देखेंगे 18 कि भारत के संविधान को निम्नलिखित कौन सी अनुसूची द्वारा स्वशासित जिला परिषद के स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे तीसरी अनुसूची जो कहता है, प्रथम अनुसूची कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों में संघ शासित राज्यों का एक परिसंघ होगा। दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति से उच्च पदस्थ अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तीसरा कहता है आपको कि राष्ट्रपति से उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा लिया जाने वाला शपथ। इसी जंग से आपका छठी अनुसूची कहता है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के शेड्यूल ट्राइब के लिए विशेष उपबंध, जिसमें ये आया हुआ है ऑलरेडी कि कौन से अनुसूची द्वारा स्वशासित जिला परिषदों की स्थापना है। 8वीं 18 भाषा थी, 22 हो गया है, और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो यहाँ देखेंगे तीसरी चूंकि वेतन है, 8वीं जो है 18 से 22 भाषा है, 10वीं 10 दल बदल है, तो छठी अनुसूची ही आपका बच गया, और इसलिए उत्तर आपका असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें जो शेड्यूल ट्राइब है उनके लिए विशेष जो है स्वशासन जिला परिषद की स्थापना होगा। और ध्यान रखेंगे उसमें एक और चीज है कि 20 से अनधिक सदस्यों की कमेटी बनेगी, यानी 20 सदस्य उस कमेटी में होंगे जो इस जिले का संचालन करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी काम करने से पहले इस जो आप लिखा है स्वशासन जिला परिषदों के लोगों से राय भी लेंगे। आगे आपको और बता दें, लेकिन इसमें 3 मेंबर उस जिला के नहीं होंगे, यानी जिला से बाहर के सदस्य रखे जाएंगे, न्यूनतम 3। आगे हैं
एफ्लाविस का उत्पादन होता है। एफ्लाविस जो है बड़ी हाई पॉइजनस माना जाता है और ये फंगी द्वारा होता है। इससे कई असाध्य बीमारियों के ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग जो है अगला प्रश्न देखेंगे कि क्या कहता है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम आगे घुमा रहे हैं और व्याख्या देखने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, ये क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। थोड़ा छोटा कर दें कि आपको भी दिखाई पड़े। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, यानी किस देश से ग्रहण किया गया है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे कि जापान के संविधान से बिल्कुल नहीं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सही है, क्योंकि जापान से लॉ एंड ऑर्डर लिए हैं हम। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति के पद, और आयरलैंड के संविधान से आपके संविधान की प्रस्तावना वगैरह। तो बच गए दक्षिण अफ्रीका से, इससे संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी लिए हैं। और यह स्पष्टता है कि संविधान संशोधन किसी भी परिस्थिति में दोनों सदनों के समर्थन से होगा और इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। अन्य सभी लॉ एंड ऑर्डर के लिए या सभी चीज के लिए संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए नहीं होगा, और ये हमने अफ्रीका से ही लिया है। आगे है आपका प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए। ये जो आप प्यूनिक युद्ध देखे हैं, इसमें आंसर है कि किससे लड़े गए, किन किन के बीच में आपका युद्ध हुआ था। तो सीधे से है कि रोम और कॉर्थेज के बीच में ये लड़े गए थे, और इसमें जो है आपको कॉर्थेज ही विजय हुए थे। नेक्स्ट सवाल है आपका कि आनुवंशिक विकार किस में केंद्रक में 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, यानी इसमें आपको क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है और थैलीसीमिया है। इसमें किसमें जो है आपका क्रोमोसोम्स की संख्या 1 बढ़ जाती है। तो ध्यान रखेंगे इसमें कई तरीके की बीमारियां होती है। एक होता है आपका टर्नर सिंड्रोम, दूसरा डाउन सिंड्रोम। ये आनुवंशिक हेरिडिटरी बीमारी है, जिसमें आप देखेंगे डाउन सिंड्रोम में भी क्रोमोसोमों की संख्या 45 हो जाती है, टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 प्लस हो जाता है, और क्लिनफिल्टर में तो कंफर्म हो जाता है 37वां XXY हो जाते हैं। तो इसका उत्तर आपका क्लिनफिल्टर होगा, उसी को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम भी कहा है। थोड़ा शब्द इधर उधर भी होते हैं एग्जाम में, उसको ध्यान से आप करेंगे तो हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? यह क्या अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है? ठीक इसी ढंग से आपका तो नहीं होता। आगे राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है एनडीसी का? जी नहीं, प्रधानमंत्री होता है। आगे है राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि राज्य योजना बोर्ड होता ही नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या अध्यक्ष हो सकता है? तो बिल्कुल राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह हो सकता है। नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो ध्यान रखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अलग होगा, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद का यहाँ राजकीय देना चाहिए था, क्योंकि एनडीसी का अध्यक्ष कभी भी क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो जब नहीं दिया है तो नहीं में यही होगा एनडीसी का, इसका अध्यक्ष वह नहीं होगा, लेकिन इसका भी अध्यक्ष वो नहीं होता। तो ये प्रश्न ही गलत है देखा जाए तो, क्योंकि राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष भी वो नहीं होगा और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी नहीं होगा। आगे आप देखेंगे अपविशिक वायरस में पीएन संधि डायोड अवयव क्षेत्र की चौड़ाई क्या होती है? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम, ताकि हम इसको बढ़िया से देख सकेंगे। इसमें है आपका अपरिवर्तित रहती है, ठीक इसी ढंग से बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। जी नहीं, वह केवल घटती है, आपको बता दें, और कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे यहाँ पर है कि जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेन देन पर लगाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, उन्होंने कहा था कि टोबिन टैक्स लगाने से राज्य को आय बढ़ेगा जब कोई करेंसी लेन देन करता है, अर्थात एक देश की करेंसी को
दूसरे देश में कोई एक्सचेंज करने की काम करता है तो वैसी स्थिति में यहाँ पर टोबिन टैक्स जो है लगना चाहिए था। आगे यहाँ थोड़ा सा देखेंगे हम आगे बढ़ाकर कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला के एक पृथक विभाग की स्थापना ही कर दिया था। तो अब्दुल समद ये काफी चर्चित व्यक्ति था जो पेंटिंग डिपार्टमेंट इसी के नेतृत्व में स्थापित कर दिए थे। बाकी ये मैथ का सवाल है इसलिए उसको नहीं देखेंगे हम। अब चलते हैं हम दूसरे इधर क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, यहाँ कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है, यानी कि मैक्सिमम क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो एक ध्यान रखेंगे वर्तमान में पंजाब में भी काटो और जलाओ हो गया है, लेकिन ये जनरली आपको कहना चाह रहा है झूम खेती के बारे में। झूम खेती जो है इसमें क्या किया जाता है कि खेती कर ली जाती है और उसके बाद आग लगा दिया जाता। तो पश्चिमी घाट नहीं होगा, दक्कन का पठार नहीं होगा, उत्तर पूर्वी राज्य में थोड़ा सा दिखाई पड़ता है मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, और अरुणाचल प्रदेश ज्यादा है। तो ये ढंग से इसमें से बाकी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन नहीं, बिल्कुल यही है। अरुणाचल प्रदेश में, असम में बड़े पैमाने पर स्थानांतरित खेती की जाती है। इसी को काटो और जलाओ प्रतिरूप के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन हाल में पंजाब में भी ऐसा हो रहा है जिस पर कई बार रोक लगाया गया है। लेकिन जंगल काटो नहीं, यहाँ फसल ऊपरे ऊपरे काट लिए जाते हैं और पुआल या पुआली बोलते हैं, उस पुआल उसको जला दे रहे हैं खेतों में लोग, जिससे काफी प्रदूषण फैल रहे हैं। आगे है भारत में, लेकिन उत्तर यही होगा। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयात की अपेक्षा होती है, यानी भारत में इस्पात उद्योग में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, यानी कौन सी चीजें जो है ज्यादा से ज्यादा आयात किया जाता है। सोडा है नहीं, रॉक फास्फेट नहीं, लौह अयस्क जनरली वहीं ये उद्योग लगाए जाते हैं जहां लोहा का भंडार हो। तो आयात ज्यादातर वहां कोयले की होती है, ठीक है, क्योंकि कोयला मिलेगा तभी लोहे को परिशुद्ध किया जाएगा। अगर कोयला नहीं मिलेगा तो परिशुद्ध करना संभव नहीं होगा, कोकिंग कोयला कहा जाता है। जी जी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यानी डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। संपत्ति का डायरेक्ट टैक्स है, व्यवसाय का डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट, वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर है यह अप्रत्यक्ष रूप से लगते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जिस करापात होता है कराघात होता है। करापात जिस पर टैक्स इस पर लगाए हम, लेकिन टैक्स की अदायगी अंततः न तो कंपनी दी और न बेचने वाला दिया, उपभोक्ता दिया। तो इस तरीके से कराघात किसी पर हो और करापात किसी पर हो, ऐसे टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो ये लिख रहा है कि डायरेक्ट टैक्स का कौन उदाहरण है, सब डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है, एकमात्र यही है जो इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। आगे है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है। तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि भारत के संविधान के भाग 3 जिसमें मूल अधिकार है, उसमें अपने संस्कृति के रक्षा के लिए अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने रुचि के विद्यालय स्थापित कर सकते हैं, और दूसरा कि राज्य उन्हें अनुदान देने से निवारित नहीं करेगी। तो उत्तर आपका 29-30 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ किया था। तो ध्यान रखेंगे कर्नवालिस जो था आपको जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया था, इससे बहुत सारे नुकसान हुए थे 1793 में। बाद में थॉमस मुनरो ने 1818-1819 में रैयतवारी सीधे किसान की व्यवस्था को जन्म दे दिया था। बाद में जॉन शोर जो थे ऑलरेडी ये रैयत जमींदारी प्रथा के थे। वारेन हेस्टिंग्स तो बहुत पहले जो है स्थायी बंदोबस्त एक अभ्यास किया था 1771 से 1776 के बीच, जो फेल हो गया था। तो यहाँ थॉमस मुनरो ही उत्तर होगा पूरी की पूरी तरह। आगे है आपका कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसूनी पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं। ध्यान रखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग चाय की खेती को फायदा पहुंचाता है, चाय वर्षा कहते हैं।
जो आने वाले मानसून है मार्च अप्रैल में, और ये केरल के तटों पर और तमिलनाडु के तटों पर ये वर्षा करता है। यही वर्षा रिटर्निंग मानसून, जिसको आम्र बौछार कहते हैं, क्योंकि आम की फली को भी बहुत फायदा ये पहुंचाता है। आगे फिर आपका मैथ का सवाल है, तो इधर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैथ वाले से मैथ अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो हम लोग थोड़ा सा चलेंगे अब क्वेश्चन आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। यहाँ जान लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होगा या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो वैसी स्थिति में 1 माह के अंदर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है। तो सर्वोच्च न्यायालय ही राय देता है और वही निर्णय सुनाता है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उसे 1 महीना में ही डिसीजन देना पड़ता है। ये सवाल देखिए बार बार एग्जाम में आता है कि भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था कौन सा था। तो आप सभी जानते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड था ये, इसी गैस का, यानी कि उत्तर यहाँ पर ऑलरेडी सी होगा। और ध्यान रखेंगे ये हुआ था 1984 में, और बहुत लोग मरे थे। आज भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक इसी ढंग से यहाँ पर मैथ के सवाल आ जाते हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ दिया है रीजनिंग का, ये भी आप अपना मैथ देख लेंगे। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण सम्मिलित है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ वृद्धि त्रिकोण जिससे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को काफी लाभ हो सकता है, ये है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। आपके सिंगापुर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, मलेशिया भारत के नीचे, इंडोनेशिया भारत के दक्षिण पूर्व में है। थाईलैंड नहीं होगा, दूर है ऑलरेडी, म्यांमार नहीं होगा, तो ये ढंग से बच जाता है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। आगे हैं, कितना सिंपल सवाल है, आप देख सकते हैं कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपके नीलम संजीवा रेड्डी, उसी को एन संजीव रेड्डी कहते हैं। और हम लोग बच्चों को हंसाने के लिए भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के जो है नीलम संजीवा रेड्डी के पति का नाम क्या था। तो बच्चे बहुत ही हाथ उठाते हैं कि हम नहीं जानते, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी ये पुरुष थे, और पहली महिला अगर राष्ट्रपति बनी है भारत की तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो ठीक है, इतना ही क्वेश्चन हम आज सोल्व करेंगे। एक अभ्यास किए थे आज पहला बार कि हम ऐसे कर पा रहे हैं कि नहीं। बाकी अगले वीडियो और बेहतरीन मिलेगा, तब तक के लिए नमस्कार।